बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा और महंगाई का एक तूफ़ान, आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। लेकिन हुकूमत, हर हुकूमत जिस तरह दावा करती है कि माजी की हुकूमतों ने बारूदी सुरंगें बुझा दी थी मईशत के लिए, इसलिए ये सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। यही कुछ इमरान खान साहब कहा करते थे कि माजी की जो हुकूमत गुजरी मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो ऐसे फैसले कर गई जिसके नतीजे में महंगाई को रोका नहीं जा सकता। और ये आज की हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तनकीद किया करती थी, महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया करती थी, आज पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा कर रही है, बिजली के निर्ख बढ़ा रही है और साथ ये कह रही है कि जो माहदे अगर IMF के साथ इमरान खान हुकूमत ने ना किए होते तो आज ये सख्त फैसले ना करने पड़ते। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की मईशत को किसी बेहतर सूरत की तरफ क्यों गामजन न किया जा सका। इतने साल गुजर गए, हर हुकूमत एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर जान छुड़ा लेती है और साथ ये कहती है कि वो IMF के पास नहीं जाना चाहते थे लेकिन मजबूरी में गए। आखिर कौन सी मजबूरी है जो पाकिस्तान को हर बार IMF के कदमों पर झुकने पर मजबूर कर देती है। फिर साथ साथ ऐसे फैसले होते हैं जिसके नतीजे में आम आदमी पिसता ही चला जाता है। आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती हैं और आज भी लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी तो महंगा पेट्रोल ख़रीदेगा, बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े ओहदों पर फायज़, उनको मुफ्त पेट्रोल मिलता है, उनके साथ स्क्वाड की गाड़ियाँ चलती हैं जिन पर हज़ारों लाखों लीटर पेट्रोल सर्व किया जाता है। अगरचे कुछ वज़रा की तरफ से, सूबाई हुकूमतों की तरफ से, KPK, सिंध, पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान तो किया गया है कि सरकारी अफसरान या सरकारी वफूद पर जो पेट्रोल खर्च होता है उसमें कमी की जाएगी, लेकिन हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो शायद उसका मुल्की मईशत को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी को कुछ अजाला फराहम किया जा सकता है। लेकिन महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, कोई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी कैसे होगी, मिसाक मईशत की बात की जाती है, कौन करेगा, कौन उठकर आगे आएगा और इस बात की परवाह नहीं करेगा, खा ताजर नाराज़ होते हों, खा कोई तंजीमें नाराज़ होती हों। लेकिन अगर हमने अपना रेवेन्यू ना बढ़ाया और अपनी आमदन बेहतर ना की तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात और बदतर होते चले जाएंगे। हर हुकूमत दावेदार रही FBR को असरनोस को ठीक करने के हवाले से, लेकिन कोई हुकूमत भी इसमें कामयाब ना हो सकी। और आज हमारी हालत ये है कि अगर हमारी आमदन 100 रुपये है तो हमारे खर्चे 200 रुपये हैं। इसको कौन बेहतर करेगा, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ये भी देखेंगे कि क्या IMF के बगैर भी पाकिस्तानी मईशत चल सकती है, अगर चलानी हो तो फिर कैसे चलाई जा सकती है। वर्ल्ड ब्लॉक बनते चले जा रहे हैं, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ रूस है, एक तरफ चीन है। क्या पाकिस्तान एक बेहतर खारजा पॉलिसी के नतीजे में कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जैसा कि हिंदुस्तान उठाता रहा है। और वो ऐसी खारजा पॉलिसी के नतीजे में अमेरिका के साथ भी इत्तेहादी है, रूस के साथ भी अपनी तिजारत करता है और साथ साथ अपनी मईशत को बेहतर करने के हवाले से बड़े अहम फैसले भी कर लेता है, लेकिन हम ये फैसले नहीं कर पाते। इसी का जायज़ा लेंगे और हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत जनाब डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की में जो अभी हालिया इजाफा किया गया है, IMF को खुश करने के लिए किया गया है या मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए किया गया है? भाई साहब जब वजीर और जब वाशिंगटन गए और उनसे मुज़ाकरात की तो वहाँ पर उन्होंने जाते ही कह दिया कि बिल्कुल हम जितनी भी सब्सिडीज़ है पिछली हुकूमत ने वादा किया था देने का, हम सब विड्रॉ कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी वेरी गुड, आप जाइए और ये काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद हम पीछे रह गए, नहीं किया हमने, वो फिर डिले होता गया। फिर मुज़ाकरात वहाँ दोहा में शुरू हुए और दोहा में भी जब उन्होंने कहा कि जी अभी तक आपने ये पेट्रोल वगैरह की कीमतें, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई है, उन्होंने कहा कि जी बड़ी मुश्किलात है और हम नहीं बढ़ा सकते, फला ये कर सकते हैं। तो वापस आ गए। फिर वो इनकम्प्लीट रहा हमारा 7th रिव्यू और 24 घंटे के अंदर अंदर फिर हमने बढ़ा दिया। तो अब मेरा आपसे सवाल है, आप हम मुझे बताएंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि 24 घंटों में क्या किधर से कहाँ से कॉल आया कि यार ये बढ़ाओ, क्योंकि ये तो 24 घंटा पहले IMF को ना करके आए थे। तो फिर किस तरीके से बढ़ गया, किसने कहा कि इसको बढ़ाओ और उसके बाद धड़ाधड़ बढ़ना शुरू हो गया, ये आप सवाल करें। डॉक्टर साहब, अगर हम मौजूदा इजाफे को भी देखें और अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत हों, बिजली हों, इस पर सब्सिडी देने की बात की जाती है,
क्या आम आदमी को रिलीफ देने के लिए रेवेन्यू का कोई और मुतबादल बेहतर तरीका इख्तियार नहीं किया जा सकता ताकि आम आदमी को महंगाई का सामना ना करना पड़े, उसे सब्सिडी दी जा सके? रेवेन्यू के लिए और इकदाम नहीं किए जा सकते? बात यह है कि असल में आप लोगों ने अभी तक आईएमएफ को समझा नहीं है। आईएमएफ को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझते हैं। आईएमएफ इज नॉट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आईएमएफ एक हुकूमत है, ठीक है ना। और जो भी मुल्क आईएमएफ में जाता है वो जख्मों से चूर चूर रहता है, चूर चूर रहता है। आज कौन से पूछें वो चूर चूर है या नहीं है? कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आईएमएफ में जाने से मईशत बेहतर हो जाएगी? इस तरीके से पेट्रोल की और डीजल की और बिजली की कीमत बढ़ा के किसी दुनिया की मईशत जो है वो बेहतर हुई है? कभी नहीं होती है। ये मईशत को बेहतर करने के लिए नहीं होती है ये सारी। लेकिन क्या मौजूदा जो मईशत की सूरत हाल है, इन हालात में हम आईएमएफ से निकल सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं? उन्होंने गर्दन से आपको दबोचा हुआ है, गर्दन से यूं करके थी। वापस जाकर उनको उसका एहसास हो गया था, पछतावा था उनको कि हमसे गलती हुई है कि हम आ गए हैं आईएमएफ में। इसीलिए उन्होंने फ्रीज कर दिया था कि हम जून तक कोई बिजली और कोई, बल्कि बिजली के 5 रुपया फी यूनिट जो है उन्होंने कम किया था और तेल की कीमतों को फ्रीज किया था जून तक में। और उसके लिए 460 बिलियन जो है रुपया उसके लिए ईयरमार्क किया था। लेकिन आईएमएफ को पसंद नहीं आया वो चीज। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानते कि आपके पास 460 बिलियन है। पाकिस्तान के वजीर खजाना उसको चीख चीख के बता रहे कि यार देखो यहाँ से इतना आएगा, यहाँ से इतना आएगा, हमने इसकी पूरी फाइनेंसिंग की हुई है। वो कहता हम नहीं मानते। मुज़ाकरात जब खत्म हुए तो आईएमएफ ने जाते वक्त क्या कहा था, अब हम नई हुकूमत से बात करेंगे। तो आप खुद मुझे बताएं कि फरवरी में आईएमएफ को कैसे पता था कि नई हुकूमत आने वाली है? लेकिन डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब तो आईएमएफ में न जाने की बातें करते थे। क्या आप समझते हैं आईएमएफ में जाना इमरान हुकूमत की गलती थी, इमरान खान साहब का गलत फैसला था? वन से कह रहा था, एंड आई वाज द ओनली पर्सन इन दिस कंट्री, चीख चीख के मीडिया पे कहता था कि खुदा के वास्ते ना जाओ, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे। मैंने किसी दुनिया में मुल्क को नहीं देखा जो आईएमएफ में गया हो और सेहतमंद होकर निकला हो। आप बर्बाद हो जाएंगे। इमरान खान साहब के सामने हाथ जोड़े, मत जाएं आप, मत जाएं। लेकिन आईएमएफ में जाना मकसूद था क्योंकि 4 वज़रा कैबिनेट में प्लेस किए गए थे स्ट्रेटजिकली कि इसको लाओ खान को घसीट कर। वो लेके चले गए। मैं तनाव आदमी था, मैं रोक नहीं सका डिस्पाइट माई एवरी एफर्ट। ना मीडिया ने मेरा साथ दिया, ना लोगों ने साथ दिया। मीडिया को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये खेल हो क्या रहा है। तो अब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता हम पाकिस्तानी कौम ने खुद चुना है और इस रास्ते में कांटे ही कांटे होते हैं। तो कांटे चुभेंगे, खून बहेगा। आप डोंट कंप्लेन नाउ अगेंस्ट आईएमएफ। कोई कंप्लेन की जरूरत नहीं है। आप जानबूझ के गए हैं सब आईएमएफ में। जब गए हैं तो भुगते फिर अब आप, एंड डोंट कंप्लेन अगेंस्ट आईएमएफ। लेकिन डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ जो आईएमएफ में जाने की बातें करते हैं वो कहते हैं कोई और चारा नहीं था। कैसे मुमकिन है कि हम निकल भी जाएं, अपने मामलात भी बेहतर कर लें? जनाब, ये जो मईशत को इतना ख़राब किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि ये सितंबर 22 में ये जो ऑन गोइंग प्रोग्राम है इसका टेन्योर सितंबर 22 में ख़त्म होगा। तो सितंबर 22 तक तो आपको इतना तबाह कर देंगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू गो टू द आईएमएफ अगेन फॉर 3 years टाइम, 3 years टाइम अगेन। तो 90 की दिहाई को डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा था लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। 2008 से 18 का जो डिकेड गुजरा उसको मैं कहता हूं इट वाज अ लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। और दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों दिहाइयों में हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे। अब मैं आपसे पूछता, इस कौन से सवाल पूछता हूं, कैन वी अफोर्ड येट अनदर लॉस्ट डिकेड? 3 साल हो गया है, आप तैयार हो जाए 2022 से लेकर 2025 तक के लिए। सो 18 से 25 7 साल तो हो जाएंगे आपको। एक प्रोग्राम और होगा 25 से 28 का, पूरा दिहाई निकल जाएगा। दैट विल बी थर्ड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। तो जो कौम अपनी जिंदगी के 70-80 साल में 30-30 साल जाया कर दे, वो कौम आगे बढ़ सकती है?
फिर हम कहेंगे हम तरक्की क्यों नहीं करते? भाई तरक्की कैसे करेंगे? यू आर लूजिंग योर डिकेड, 10-10 साल अब की जिंदगी जो है आप अपना जाया कर रहे हैं जाकर। ठीक। और आप कहते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? कैसे बढ़ेंगे आप? डॉक्टर साहब, आपके एक बयान को अक्सर कोट किया जाता है कि इसहाक डार साहब जो है वो बारूदी सुरंगें बचाकर चले गए मैशत के हवाले से इमरान खान हुकूमत के लिए। अब मौजूदा हुकूमत यही इल्ज़ाम लगा रही है इमरान खान साहब के ऊपर कि उनकी हुकूमत बारूदी सुरंगें बचा गई, जिसको निकालने में, जिसको हटाने में काफ़ी देर लग सकती है। ये इल्ज़ाम तराशी चलती रहती है। आप बतौर मईशत दान समझते हैं किसका कसूर है? मैं सियासतदान क्या कहते हैं उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मैं अपने मुल्क के सियासतदानों की इज्जत करता हूँ, चाहे वो जिस पार्टी से भी हों। बहरहाल वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। कौन क्या कहता है, ये सियासी बयानात होते हैं, ये सियासी लोग ही आपको जवाब देंगे। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, एक तालिब इल्म हूँ इकोनॉमिक्स का, तो आप मुझसे मेरी राय पूछें कौन सियासतदान का है, सियासतदान ही का जवाब। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि IMF से हमें अगर सपोर्ट मिल जाती है, डॉलर की कीमत रुक जाती है, उसके नतीजे में महंगाई भी रुक जाएगी, क्या मुमकिन है डॉलर की कीमत नीचे आने से, रुपए की कदर मजबूत होने से महंगाई रुक सकेगी? ये महंगाई जब एक मरतबा हो जाती है तो वो पीछे नहीं आती है। देखें, एक चीज़ और भी जहन में रख लें आप, और आपके ज़रिए से मैं आपकी कौम को पहुंचाना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम को। जब चीज़ें ऊपर चली जाती है ना, तो दुनिया की जितनी भी हुकूमतें हैं और दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक हैं, उनकी पॉलिसी कीमतों में बढ़ने की स्पीड को कम करती है। कीमतों में बढ़ने की स्पीड को कम करती हैं, वो कीमतों को कम नहीं कर सकती। लेकिन अभी जब अखाड़ा लगेगा इलेक्शन से पहले, तो आप देखेंगे कि हमारे सियासतदान जो हमें बयान देंगे कि हम जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो सन 2000 वाली प्राइस जो है हम उस पर आपको लेकर दिखाएंगे। ये सन 2012 में जो प्राइस थी वो दिखाएंगे। ये सन 2018 में जो कीमतें थी हम उस के कीमतों पे वापस जाएंगे। कभी एतबार ना करें इन सब चीज़ों पे, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती है। ठीक। तो जितने भी हुकूमतें होती हैं दुनिया में, सेंट्रल बैंक होते हैं, वो कीमतों के बढ़ने की स्पीड को स्लो करती हैं अपनी पॉलिसीज के जरिए से, कि बजाय वो 20% इन्फ्लेशन हो वो 4-5% हो, इसकी कोशिश की जाती है। ये नहीं है कि कीमतें अगर पेट्रोल की जो है आज 265 है तो हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हम इसको 190 पे ले जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। रूस से आयल लेने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती हैं। PTI की हुकूमत कहती है, आज भी शाह कुशी साहब कह रहे थे रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार था, हम नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका के साथ जो है वो मुतासर हो सकती है अगर हम रूस से आयल लेते हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा हम बैलेंस नहीं बना सकते कि हम एक्सपोर्ट भी हमारी मुतासर ना हो, रूस से हम तेल भी ले लें? क्या ऐसा मुमकिन है? भाई श्रीलंका ले रहा है, हिंदुस्तान ले रहा है। हिंदुस्तान तो इतना ज्यादा ले रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस रशियन और यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। ठीक। हिंदुस्तान ने 2021 में सिर्फ 12 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट किया था पूरे साल में, जो उसकी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 2% था। आज हिंदुस्तान जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया की, अब तक वो तकरीबन 34 मिलियन बैरल ऑयल खरीद चुका है। 34 मिलियन बैरल। ठीक। और ये मार्च के महीने में 3 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया था उसने। अप्रैल के महीने में उसने 7.2 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। ठीक। मई के महीने में 24 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। जून के महीने में 28 मिलियन बैरल इंपोर्ट होगा। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडेन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था, वहाँ मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने? क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। बात यह है कि इस मुल्क में जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, इनको इतना डराया गया है
ओहो अगर IMF में नहीं जाएगा तो ये तबाही हो जाएगी, IMF में नहीं गए तो वो तबाही होगी। और हमारी कौम जो है, हमारे हुक्मरान डर डर के IMF में जाते रहे, डर डर कर कि अगर नहीं गए तो क्या क़यामत टूट जाएगी। ठीक यार यही पाकिस्तान था 2004 से 2008 तक IMF में नहीं था तो क्या हुआ था? हम खड़े हो गए थे ना, आराम से थे। क्या किया किसी ने? क्या वर्ल्ड बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? किसी ने नहीं रोकी थी। लेकिन इतना डरा डरा कर, ओह अगर रशिया से लिया तो ये तबाही होगी, फलां से लिया तो ये तबाही होगी, बाकी दुनिया ले रही है, उनकी क्यों नहीं तबाही हो रही है? ठीक। तो इस सवाल का जो ज्यादा जवाब है ये वजारत खारजा देंगे। मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का पोर्शन ही बता सकता हूँ, बाकी ये इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, दफ्तर खारजा ही ज्यादा मुनासिब इसका जवाब दे सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के जिम्मेदारान कहते हैं, दावा करते हैं कि हम IMF को गुड बाय कह चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके मुखालफिन कहते हैं कि मईशत दबाव में थी, डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया, मईशत तबाह कर दी गई और हम मजबूरी में IMF के पास गए। लेकिन मुस्लिम लीग दावेदार रही कि हम IMF को खुदाफिज कह चुके थे। देखिए ये फिर वही सियासी बातें जो है वो मैं इससे ज़रा परहेज करता हूँ। किस पार्टी ने क्या कहा और किसने किया, ये पार्टी जिसने कहा है ये उससे भी पूछ लें, जिसने जवाब दिया है उसी से पूछें। IMF में आपको घसीट के लेके जाया जाता है, घसीट के, ना भी चाहेंगे तो घसीट के ले जाएंगे। और जब चले जाते हैं तो फिर लोग बहाना करते हैं कि ये देखिए मैं वो पिछले वाले ने इतना खराब कर दिया था जिसकी वजह से चले गए। तो भाई आप किस काम के मर्ज के दवा थे? उन्होंने खराब किया इसलिए तो उनको बाहर कर दिया गया है। अब आप आए हैं तो आप ठीक करें उसको। Why are you going to the IMF again? तो ये बातें जो है वो सियासी है, सियासी लोग करते रहेंगे, उसमें हमें दूर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। डॉक्टर साहब, फाइनल आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि बहुत से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी मैशत शदीद ख़तरात में है, तबाही की तरफ जा रही है, दिवालिया होने का खदशा है, श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। क्या ऐसा फौरी कौन सा कदम उठाना जाए जिसके नतीजे में ये ख़तरात टल सकें? मेरे ख्याल में ये बात मैं करोड़ों मरतबा करोड़ों चैनल पे कर चुका हूँ कि क्या करना चाहिए, लिहाजा मैं इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आप लाख यहाँ पर रिकमेंडेशन देंगे, किसी ने नहीं सुनना आपका, किसी ने नहीं सुनना, तो वाई वेस्ट टाइम। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी शायद पाकिस्तान श्रीलंका वाले हालात पे नहीं पहुँचा है, लेकिन जो हमारे चाल चलन है, जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं है कि हम भी श्रीलंकन टाइप क्राइसिस में पहुँच जाएंगे। तो हमें उस वक्त से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क के मुमताज़ माहिर मैशत। जैसा उन्होंने कहा कि हमें मजबूत फ़ैसले करने होंगे और ख़ास तौर पर IMF से निकलने के लिए अगर हम फैसले करेंगे तो मुल्क की मैशत को बचाया जा सकता है। अगरचे श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान के नहीं हैं, लेकिन ख़तरात शदीद हैं मुल्क की मैशत को, जिससे निकलने के लिए हमें भरपूर जो है वो अपने फ़ैसले करने पड़ेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के आज दौरा स्टाफ कॉलेज कोयटा और ग्वादर की एक अहम दौरा हुआ, उस पर हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सियासतदान और वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ख्वाजा साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और आप भी उनके हमरा दौरे पर पहुँचे, बलूचिस्तान में स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया, ग्वादर गए, स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अमन, दाखिली, खारजी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम की ज़ामन है। बड़ा एक अहम बयान है वज़ीर-ए-आज़म का। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, मुल्क के सीनियर सियासतदान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खदशात का इज़हार कर रहे हैं और पेशगोइयाँ कर रहे हैं मुल्क के बारे में, और ये भी कहा जा रहा है हत्ता कि मुल्क के 3 हिस्से हो सकते हैं। इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान एक तरफ सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल भी है। क्या आप समझते हैं सीनियर लीडरशिप मुल्क की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ऐसा बयान इन हालात में जब मुल्क मसाइल का शिकार हो? हेलो जी खान साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
जी आ रही है। मैं को आखिरी कोई खान साहब हम आपसे जानना चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म का बड़ा अहम दौरा स्टाफ कॉलेज का, उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी इलाकाई इस्तेकाम की ज़ामन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया एक टीवी इंटरव्यू में, साबिक वज़ीर आज़म ये कहते हुए नज़र आए कि मुल्क के 3 हिस्से खुदा न खास्ता हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसे लीडरशिप को बयानात ऐसे देने चाहिए जब पूरी दुनिया में मसाइल हों, पाकिस्तान खुद मसाइल में घिरा हुआ हो? देखिए, ये इमरान खान साहब का तो सिर्फ एक ही दुख है जो उनको ले बैठेगा कि मेरे से हुकूमत जो है किस तरह छिन गई है। हुकूमत जो है अगर वो प्रॉपरली जिस तरह एक इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, उनसे मुंतखब हुकूमत जो है वजूद में आती है, जी जी, तो वो इस तरह के जब हुकूमतें बनती हैं तो वो आए और उसके बाद चली जाएं, तो ये नहीं होता। लेकिन एक शख्स को जो लाया गया हो, जी जी, जो जिसको इंस्टॉल किया गया हो, और फिर उसको जब वो तजर्बा जो है वो एक किस्म का फेल हो गया है, तो वो ये बिलीव नहीं कर पा रहे, वो ये उनको यकीन नहीं आ रहा कि मैं फारग हो गया हूँ। जो एक कानूनी और आईनी तरीके से वो फारग हुए, और अभी तक जो है वो नशा जो है ना नहीं उतर रहा। उतर जाएगा वक्त के साथ साथ, जो है वो सारे नशे उतर जाते हैं। इक़्तिदार का नशा जो है ज़रा ज़्यादा देर लेता है, तो उतर जाएगा। वो ये जो बयानात जो है दे रहे हैं वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं। इस किस्म के बयानात जो है किसी भी सियासतदान को किए जाए कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो बयान दे, डेस्परेट आदमी है, उसके 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 अपनी ज़ात और अपने जो मफादात हैं उनके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता वो शख्स जो है। अब देखे ना, वहाँ पे जाके बैठा हुआ है पेशावर में, जी जी, सरकारी खर्चे का जो है एक नशा लगा हुआ है कि सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी सिक्योरिटी, रोटी भी सरकारी, पेट्रोल भी सरकारी, हर चीज़ सरकारी, रिहाइश भी सरकारी, जी जी, चाहे वो नथिया गली हो चाहे वो पेशावर हो। तो ये अब आगे पीछे गाड़ियां जो है वो ऊपर चल रहे हों, और ये जो टौर टप्पे जो है ना, ये उसकी जब तंग करते हैं ना बंदे को, फिर तो वो तंग हो रहा है। आजकल जो है नशा टूट रहा है, जो इक़्तिदार का जो है वो तंग कर रहा है उसको। और कोई बात नहीं है, थोड़ी देर और चलेगा काम जो है, फिर बस उस हकीकत का सामना करना पड़ेगा। भाई इक़्तिदार चला गया हुआ है, सियासत करनी है नहीं करनी, रहना है सियासत में नहीं रहना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। खैर साहब, स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा वज़ीर आज़म साहब का, इस पर भी हमने देखा सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को स्टाफ कॉलेज कोयटा नहीं बुलाया जाना चाहिए था। नहीं तो फिर किसको बुलाना चाहिए था? इमरान खान को बुलाया जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, जी जी, वो क्या है वहाँ पे, उसका बिल्कुल उसका हर लिहाज से जो है उसका जाना वहाँ पे बनता है। उसको इनविटेशन जो है अगर आया है, तो कोई ये नहीं है कि वो कोई किसी और मुल्क का जो है वो वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उसको स्टाफ कॉलेजों ने बुलाया है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या ये लोगों को हसद नहीं ख़त्म हो रहा कि ये जो चला गया है, इमरान खान चला गया है, इमरान खान हर चीज़ का जो है हक है, हर चीज़ का उसका डिजर्व वो करता है, उसके बगैर जो है उनको पाकिस्तान का वजूद जो है वो खतरे में पड़ गया। उसके बगैर जो है इसके 3 टुकड़े होने की बात कर रहे हैं, फौज की तबाही की बात कर रहे हैं, एटमी प्रोग्राम के छिन जाने की बात करते हैं। यानी एक इमरान खान जो है वो ये इंसान जब अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझ लेता है, जी जी, वो अपनी जो है अपनी अब्दियत का जो है कायल हो जाता है, उस पर ईमान ले आता है, तो फिर यही हाल होते हैं। इंसान तो आते हैं, कायद आज़म मरहूम अल्लाह उनको जन्नत दे रहमतुल्लाह अलैह, वो चले गए, बड़े बड़े लीडर चले गए, उसके बाद बड़े बड़े डिक्टेटर चले गए, बड़े बड़े लोग जिनको बड़े दावे थे अपने चले गए। इंसान तो एक मुख्तसर वक्त जो अल्लाह ताला ने तय किया होता है उसके लिए आता है, उसके बाद चले जाता है। लेकिन इनको यकीन नहीं आ रहा, ना उसके हवारियों को यकीन आ रहा है कि हमसे इक़्तिदार छिन गया। लेकिन खैर साहब, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इदारों को, कौमी सलामती के इदारों को तनकीद की जा रही है, फिर उनको मुलवस करने की बात की जा रही है, अक्सर सियासतदानों का मुतालबा रहा है कि फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए,
लेकिन आजकल कहा जाता है कि जिन्होंने गलती की है वो इस्लाह करें, दोबारा टारगेट किया जाता है फौजी इदारों को ही। देखिए ये मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी इख्तियार की है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उस वो मेरा ख्याल है यही पॉलिसी है। आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि आइन के तहत जो पॉलिसी कोई भी इदारा इख्तियार करे उसका एहतराम होना चाहिए। अगर हमसे या एस्टेब्लिशमेंट से या अदलिया से या हमारी ब्यूरोक्रेसी से माजी में कोई गलतियां हुई हैं 75 साल में, जी, तो वो गलतियां जो हैं वो अगर उनकी तस्हीह की जा रही है तो मेरा ख्याल है ये काबिल सताइश बात है, ये काबिल तारीफ बात है। और दुआ करनी चाहिए कि तमाम अदारे जो हैं वो आइनी हदूद में रह के काम करें, आइन का एहतराम करें, आइन को जो है उसका तकद्दुस कायम करें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सारे मसाइल इस तरह हल हो जाएंगे। खैर साहब कभी यकीन है। खैर साहब आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि सियासी जमातें भी जलसे कर रही हैं, मुस्लिम लीग नवाज भी जलसे कर रही है, इमरान खान साहब भी जलसे कर रहे हैं, शायद इंतखाबात करीब आ गए हैं, इंतखाबी जलसे इनको समझा जाए या इंतखाबात अपनी मुकर्रर वक्त पर ही होंगे? देखिए हम कॉन्टीन्यूसली इसको जो है वैल्यूएट करेंगे कि हमें इंतखाबात जो हैं वो कब कराने चाहिए। ये किसी भी सियासी पार्टी जो इक़्तिदार में होती है उसका हक होता है कि वो वैल्यूएट करे कि वो मुकर्रर वक्त के जो इंतखाबात है उनका इंतज़ार करे या उससे पहले जो किसी वक्त के ऊपर वो नई मैंडेट जो है वो सीख करते हैं पब्लिक से, उसके ऊपर कोई और करें। मेरा ख्याल है कि अगले 14 महीने जो हमारे पास हैं, अगस्त तक 2023 तक जो है, ये हमारी स्वाबदीद है अल्लाह के फजल से कि हम जब भी इन इंतखाबात कराना चाहेंगे, जो भी हमारी दानिश में दुरुस्त होगा, हमें फेवरेबल होगा, हम वो ज़रूर मैंडेट पब्लिक के पास लेके जाएं। तो हमारा ईमान है जो है कि जो आइन के मुताबिक जो है पाकिस्तान की अवाम जो है वो अल्टीमेट सॉवरन जो है, अल्टीमेट हाकमियत जो है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद उनके पास है और उनके पास जाना चाहिए। लेकिन ये वक्त का तयन जो है हम करेंगे, हम किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, कभी तौर पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। एक ऐसे शख्स से जो इस्लामाबाद से मफरूर है और वहाँ जाके राहदारी की जमानतें कराता फिरता है, कितना बुज़दिल आदमी है, और कुछ थोड़ा सा कुछ दिलेरी फाड़, कुछ हालात का मुकाबला कर। उस दिन जो है उसमें नहीं आया, ब्लू एरिया में नहीं आया, बाहर से जो है भाग गया है जलसा किए बगैर जो है। इतने 20 लाख बंदा जो है लाना था उसने, पता नहीं कितना लाया है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता वो कितना लाई देखे आया है बंदा। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर दिफा। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कसूर के इलाके इलाहाबाद की, जहाँ एक ताजर को अगवा किया जाता है और 3 रोज़ बाद कत्ल करके उसकी लाश फेंक दी जाती है। पुलिस की कोताही कि उन मुलज़िमों को गिरफ़्तार ना किया जा सका, या जो मरने वाले के लवाकीन थे वो बार बार निशानदेही भी कर रहे थे और ट्रेस भी किया जा सकता था, उसको एक जान को बचाया भी जा सकता था, लेकिन क्यों ना बचाई जा सकी, उससे बात करेंगे एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे कसूर के इलाके इलाहाबाद की, जहां एक ताजर मोहम्मद असलम को अगवा करके 3 रोज़ बाद कत्ल करके उसकी लाश को फेंक दिया गया। पुलिस को इतला भी दी गई, पुलिस को बताया गया, मुकदमा दर्ज हुआ और ये भी कहा गया है कि उसे ट्रेस किया जा सकता है जहाँ पे उन्हें अगवा करके रखा गया है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, लेकिन पुलिस इसमें कामयाब ना हो सकी। इसी वजह से हमारे साथ मौजूद है मकतूल के भाई मोहम्मद अमजद, जिनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और उससे पहले भी फायरिंग के वाक़यात हुए, इसी ताजर की गाड़ियाँ जला दी गई, इनके होटल पर फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ऐसे ठोस इकदाम ना उठाए गए। अमजद साहब, हम तो आपसे ताज़ियत का इजहार भी करेंगे, दूसरा ये बताइएगा कि कुछ दुश्मनी है, वजह क्या है? यानी एक ताजर को अगवा किया जाता है, 3 रोज़ बाद लाश मिलती है। सर मेन मसला ये है कि पुलिस इसमें नाकाम हो चुकी है। पुलिस एक जो बंदा मुख्तलिफ मुकदमात में जब मुलव्वस होता है तो उसको कोई अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए। ये बंदा जो है ये तकरीबन कोई 20-22 मुकदमे में मतलूब है।
तो इसमें से इन्होंने हमारे ऊपर भी भट्टे की बेस के ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट की मर्डर करने की, दूसरी अटेम्प्ट की और तीसरी अटेम्प्ट की, जिसमें नाकाम रहे। उसके बाद इन्होंने गाड़ियों को एक वक्त आग लगा दी, फिर और चौथी दफा अभी इन्होंने भाई को जो है वो अगवा कर लिया है। उसके बाद हमारी उनके साथ डील चल रही थी, बात हो रही थी, लेकिन पुलिस ने जो है ना उसको बर वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, कोई लोकेट करने की कोशिश ही नहीं की। डील क्या चल रही थी? भत्ता मांग रहे थे? वो बेसिकली वो अपने मुतालबात मनवाना चाह रहे थे उसके ऊपर कि हमारे मुकदमात खत्म कर दिए जाएं और हमें इसमें फ्री कर दिया जाए, लेकिन वो मान भी गए थे और पुलिस को बता चुके थे कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको कोई लोकेट करके लोकेटर लगा के उसको नहीं ढूंढा जा रहा था। आपने इत्तला दी थी ये पुलिस को, पुलिस के आला अफसरान को? हमने डीपीओ को 1 महीना पहले भी खुद मैं हाजिर हुआ था डीपीओ के साहब के सामने, सैयद अशरफ साहब के सामने, कि हमें ये थ्रेड है, हमें पहले ही 3 अटेम्प्ट मर्डर की गई है और चौथी गाड़ियों को आग लगा दी गई है। यहाँ पे एक लियारी बनाया हुआ है इस बंदे ने, अल्लाह वसाया वल तौफीक ने, और एक कुदरतुल्लाह कुदरी, ये 2 लोग हैं जिन्होंने लियारी बनाया इलाहाबाद को। तो डीपीओ साहब ने मुझे बड़ी तसल्ली दी कि अभी बंदा अरेस्ट हो जाएगा, उन्होंने ऑर्डर भी किया उस वक्त और रिकॉर्ड भी सारा चेक करके, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और उसके बाद हमने 7-8 दिन पहले सेशन कोर्ट में जो हरासमेंट की रिक्वेस्ट भी कर रखी थी, जो कि एसएचओ थाना इलाहाबाद ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब मर्डर हो गया, अगवा हो गया, लेकिन अभी तक हम उनके पास सबूत नहीं पहुंच सके। पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कसूर का ये वाकया पंजाब पुलिस के लिए, आईजी पंजाब के लिए सैयद अशरफ साहब जो डीपीओ हैं उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे हमजा शहबाज जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि कसूर जैसे इलाके में अगर किसी ताजर को अगवा करके लाश मिले उनके वर्सा को, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवालात उठते हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि वो सख्त इकदाम करें, डीपीओ साहब भी निकलें और मुलज़मों को गिरफ़्तार करें ताकि जो मुतासरीन हैं, जो लवाकिन हैं, उनको तसल्ली हो सके कि अगर कोई जुल्म ढाता है तो कोई जुल्म का हाथ रोकने वाला भी है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।